स्वागत है इस एक्सप्लेनर में जहां आज हम बात करने वाले हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। आज हम इस युद्ध के उस बहुआयामी इतिहास को डिकोड करेंगे जिसने न केवल सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि वैश्विक तकनीक पर भी ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज तक हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। तो चलिए सीधे इस ऐतिहासिक घटना में गहराई से उतरते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नजर डालते हैं। हम भयानक भूगोल और वायु युद्ध के इनोवेशन से लेकर अकल्पनीय व्यक्तिगत बलिदानों और इस युद्ध से निकली तकनीकी विरासत तक सब कुछ विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक ऊंचाई और भौगोलिक चुनौती की। मैक्रो लेवल की रणनीतिक स्थिति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सेनाओं के सामने पर्यावरण की कितनी खौफनाक बाधाएं थीं। जरा सोचिए, 18,000 फीट की ऊंचाई पर अगर कोई दुश्मन पहले से ही ऊपर बंकर बनाकर बैठा हो तो एक सेना नीचे से ऊपर जाकर कैसे लड़ेगी। यही कारगिल की सबसे बड़ी और मूल रणनीतिक दुविधा थी। जवानों को नीचे से ऊपर की ओर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करनी थी, वो भी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन सैनिकों के खिलाफ जो पूरी तरह से एडवांटेज में थे। 18,000 फीट मतलब एक ऐसा भयानक वर्टिकल स्केल जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि सिर्फ सांस लेना ही अपने आप में किसी जंग से कम नहीं है। और इस पर से मौसम का सितम, -10 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान, ऐसी कंपा देने वाली ठंड में जवानों को 30-30 किलो के भारी भरकम हथियार और गोला बारूद अपनी पीठ पर लाद कर लगभग सीधी चढ़ाई करनी थी। आखिर घुसपैठिए चाहते क्या थे? उनका सीधा सा टारगेट था NH-1 को काटना। ये वो लाइफलाइन है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। अगर वे ऐसा कर लेते तो लद्दाख और सियाचिन के लिए पूरी सप्लाई लाइन ही कट जाती, जो कि सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अब आते हैं वायुसेना के रोल पर और देखते हैं कि ऑपरेशन सफेद सागर में वायुसेना ने इस अभूतपूर्व चुनौती का जवाब कैसे दिया। हुआ क्या कि शुरुआत में जो ट्रेडिशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हुए वे कंधे से दागी जाने वाली स्टिंगर मिसाइलों का बहुत आसान शिकार बन रहे थे। दुश्मन ने 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी थीं। इसके कारण रणनीति में रातों रात एक बड़ा बदलाव करना पड़ा। अब जिम्मा फिक्स्ड विंग जेट्स को दिया गया ताकि वो मिसाइल की रेंज से बहुत ऊपर उड़कर हाई ऑल्टीट्यूड से प्रिसिजन स्ट्राइक्स कर सकें। अगर आप इसे दुनिया के बाकी युद्धों से कंपेयर करें तो ये सामरिक चुनौती काफी हद तक 2002 में अफगानिस्तान में हुए अमरीकी ऑपरेशन एनाकोंडा जैसी ही थी। वहां भी पहाड़ों में छिपे मजबूत लड़ाकों के खिलाफ बहुत ऊंचाई से फिक्स्ड विंग विमानों का भारी इस्तेमाल बेहद जरूरी साबित हुआ था। इस ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना ने करीब 5,000 उड़ानें भरी। मिराज 2000 और मिग 27 विमानों ने टाइगर हिल जैसे बेहद छोटे और भारी सुरक्षा वाले टारगेट्स पर लेजर गाइडेड बॉम्ब और फ्री फॉल म्यूनिशंस की ऐसी बारिश की जिसने दुश्मन को पस्त कर दिया और उनके सप्लाई बंकर पूरी तरह तबाह कर दिए। आसमान से अब वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं हमारे उन जांबाज हीरो की जिन्होंने बर्फीली चोटियों पर इस खौफनाक लड़ाई को सामने से लीड किया। या तो मैं तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा या फिर उसी में लिपट के आऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा के ये शब्द रोंगटे खड़े कर देते हैं, है ना? ये महज कुछ लाइनें नहीं हैं बल्कि उस अकल्पनीय बहादुरी का सबूत हैं जो भारी गोलाबारी के बीच पहाड़ पर चढ़कर लड़ने के लिए चाहिए होती है। उनके परमवीर चक्र प्रशस्ति पत्र में उनके निडर सफर का पूरा जिक्र है। पहले 5140 पर कब्जा और फिर 7 जुलाई को 4875 की एक बेहद संकरी और खड़ी चोटी पर घातक हमला। वहां उन्होंने बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई यानी क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में कई दुश्मनों को ढेर किया और अपने साथियों की जान बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मशहूर नामों के अलावा इस युद्ध में कुछ ऐसे भी खामोश योद्धा रहे जिनके अकल्पनीय व्यक्तिगत बलिदानों ने पूरे संघर्ष की दिशा ही बदल दी। आइए उन्हें जानते हैं। जरा कमांडो दिगेंद्र कुमार के बारे में सोचिए, जिन्होंने 5 गोलियां खाने के बावजूद 18 ग्रेनेड फेंककर 11 बंकर तबाह कर दिए। या सत्येंद्र सांगवान, जिन्होंने एक लैंडमाइन में अपना पैर गंवा दिया लेकिन हार नहीं मानी और बाद में एक बेहतरीन बैडमिंटन चैंपियन बने। इसी तरह रोशन लाल वजीर, दान सिंह मेहता और बहादुर सिंह जैसे शूरवीरों की कहानियां दिखाती हैं कि इस युद्ध में शरीर और मन दोनों की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब अगर हम इस पूरे युद्ध को जरा मैक्रो लेवल पर देखें तो ये लड़ाई सिर्फ उन पहाड़ियों पर ही नहीं चल रही थी, ये ग्लोबल कूटनीति के मंच और हमारे घरों के टीवी स्क्रीन्स पर भी लड़ी जा रही थी। जब दुनिया के सामने ये पक्के सबूत रखे गए कि LOC पार करने वाले कोई आतंकवादी नहीं बल्कि बाकायदा पाकिस्तानी सेना के जवान थे, तो घुसपैठिए कूटनीतिक रूप से पूरी तरह अलग थलग पड़ गए। और दूसरी तरफ न्यूज चैनलों पर सीधे बंकरों से आ रही लाइव कवरेज ने इसे भारत का पहला पीपल्स वॉर बना दिया, जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। इतनी क्रूरता के बीच भी इंसानियत कैसे बच जाती है, इसका एक बहुत ही भावुक उदाहरण देखिए। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर बाजवा को एक पाकिस्तानी कमांडर का कॉल आया था, जिसमें उन्होंने सम्मान की खातिर अपने मारे गए सैनिकों के शव लौटाने की मार्मिक अपील की थी, जिसे भारत ने स्वीकार भी किया। लेकिन सच कहूं तो इस जीत की कीमत बहुत बड़ी, बहुत भारी थी। हमारे 527 वीर जवानों ने शहादत दी।
सिर्फ इसलिए ताकि देश की जमीन के 1 इंच हिस्से से भी कोई समझौता ना करना पड़े। और आखिर में बात करते हैं इस युद्ध की तकनीकी विरासत की। कैसे 1999 में एक अहम भू राजनीतिक इनकार से एक लंबी तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई। युद्ध के बीच हमारी सेना को अहम जीपीएस डेटा की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने वो डेटा देने से साफ इनकार कर दिया। ये वो पल था जिसने एक बहुत बड़ा सबक दिया और खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित किया। नतीजा, हमारा अपना नाविक। 2013 में पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ और 2016 तक 7 सैटेलाइट्स का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। आज ये नाविक सिस्टम हमारी सीमाओं से 1500 किलोमीटर आगे तक काम करता है। नागरिकों के लिए तो ये उपयोगी है ही, लेकिन साथ ही सेना को ये 10 मीटर की सटीक रिस्ट्रिक्टेड पोजीशनिंग देता है। मतलब अब भविष्य के किसी भी संकट में हम तकनीकी रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। तो जरा सोचिए, 1999 में उस बर्फीली चोटी पर लड़ी गई लड़ाई आज हमारे और आपके स्मार्टफोन्स के नेविगेशन को कैसे ताकत दे रही है। जिस टेक्नोलॉजी के भरोसे आज हम रोजमर्रा का सुरक्षित सफर करते हैं, वो 2 दशक पहले उसी हाई ऑल्टीट्यूड क्राइसिस की आंच में तपकर निकली थी। अगली बार जब आप नेविगेशन ऑन करें तो उस ऐतिहासिक बलिदान को जरूर याद कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए।